फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आती हैं मन में जब हम कुछ फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं कि मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ इस फंड को लेने का, क्या वो डिसीजन सही है गलत है। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग के माइंड में होता है जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सवाल करते हैं 10 आदमी से कि भाई जो मैंने ये फंड लिया है क्या ये फंड सही है। 10 एडवाइजर से पूछते हैं क्या मैंने फंड जो लिया है क्या सही है। तो काफी डाउट रहता है इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी और करने के बाद भी। और इंडिया में आज के टाइम मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहां पर? म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न के चांसेस काफी बढ़िया होते हैं। और जो हमारा न्यू जनरेशन है दे आर मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द म्यूचुअल फंड्स। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कुछ फंड्स ऐसे हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक हाई रिटर्न मोटिव लेकर आए हैं मार्केट के अंदर कि मुझे मार्केट से बढ़िया रिटर्न बनाना है, ऑब्वियसली सी बात है अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो एक बढ़िया रिटर्न बनाने के हिसाब से आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो मेरे ख्याल से आप एफडी करते, आरडी करते या फिर कोई गारंटीड पॉलिसी परचेज करते जहां पर कंपनी आपको अश्योरिटी देती है कि सर आप इतना पैसा पे करोगे आपको इतना पैसा मिलेगा। करेक्ट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न बढ़िया बनाना है और आप रिस्क लेने के रेडी हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। लेकिन उसके पहले आप तीन चीज समझ लीजिए। मैं तीन फंड्स का डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ जिन फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर आप एक हाई रिटर्न बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन से तीन म्यूचुअल फंड्स जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सारे के सारे हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं कि तीन फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन दिस फंड। सबसे पहला जो फंड होने वाला है हमारी लिस्ट में वो है डेब्ट फंड गाइस। डेब्ट फंड हम सब जानते हैं आज के डेट में कि अगर आप पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी के अंदर रिस्क का चांस होता है हाई, वेरी हाई। लेकिन अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर रिस्क का चांस होता है वेरी लो। करेक्ट। आज के डेट में अगर आप लो रिस्क सेक्टर में अगर पैसा लगाएंगे तो रिटर्न का चांस कितना हो सकता है? हार्डली 8%, 9%। जो मल्टीपल सेक्टर ऑलरेडी डेब्ट के अंदर आ चुके हैं पास्ट में, अगर आप उनके रिटर्न्स अगर चेक करेंगे, या जो मल्टीपल म्यूचुअल फंड डेब्ट से बिलोंग करते हैं अगर आप उनके रिटर्न अगर चेक करेंगे पास्ट के, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे उनका रिटर्न 8-7% का आया हुआ है। क्लियर है। अगर आप 8%, 9% रिटर्न अगर जनरेट कर रहे हैं किसी भी डेब्ट फंड से, तो इससे तो बढ़िया है कि आप कोई गारंटीड प्लान परचेज कर लीजिए या फिर कोई आप आरडी परचेज कर लीजिए। क्योंकि आज के डेट में बैंक्स भी आपको 7-8% तक का रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप किसी बैंक में जाएंगे तो ऐसे मल्टीपल बैंक्स हैं आज के डेट में जहां अगर आप एफडी भी कराने जाते हो, अगर आप आरडी भी कराने जा रहे हो या फिर अगर आप कोई एंडोमेंट गारंटीड पॉलिसी भी अगर परचेज करते हैं तो भी आपको वहां पर 7-7.5-8% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो आप डेट में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप तो रिस्क तो वैसे भी ले रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? अगर आप रिस्क भी ले रहे हैं, हालांकि उसमें रिस्क थोड़ा सा लो होता है आपकी इक्विटी के मुकाबले, उसमें रिस्क लो रहता है डेट फंड के अंदर, लेकिन अगर आपको रिटर्न 8-9% ही मिल रहा है रिस्क लेने के बावजूद, तो फायदा क्या है? इससे बढ़िया है कि आप 1-1.5% रिटर्न कम लीजिए बट अश्योर्ड लीजिए। क्योंकि डेप्ट के अंदर ऐसा नहीं कि रिटर्न आपको 8-9% आएगा, हो सकता है कि वो रिटर्न 5% भी जाए, 6% भी जाए, 4% भी जाए। तो इट्स बेटर कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्राई ये करिए, अगर आप रिस्क हाई अगर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने डेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप एक ऐसे पर्सन है जिसको रिस्क हाई मार्केट में नहीं लेना है, तो ट्राई करिए कि आप कुछ गारंटीड स्कीम परचेज करिए जहां पर आपको 7-7.5-8% तक का रिटर्न मिल जाए, जिसमें एक एश्योरिटी हो कि कम से कम आप इतना पैसा लगा रहे हैं इतना पैसा आपको वापस रिफंड हो रहा है। अगर आप रिस्क हाई नहीं ले सकते हैं उस केस की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज जो सेकंड कैटेगरी यहां पर फंड होने वाला है वो है फंड ऑफ फंड ऑप्शन गाइस। फंड ऑफ फंड का आपने नाम काफी सुना होगा, काफी एनएफओस ही फंड ऑफ फंड के ऊपर आ चुके थे और काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि यार ये आदित्य फंड ऑफ फंड का लॉजिक क्या है? हम अपना पैसा किसी फंड में लगा रहे हैं, मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि अगर अपना पैसा किसी फंड में आज के डेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा ये लोग एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा आपका एक और फंड में इन्वेस्ट होता है। मतलब फंड ऑफ फंड का मतलब है कि अगर आपने 2000 रुपए अगर मान लो फंड ऑफ फंड वाले किसी स्कीम में अगर लगाए तो उसमें भी पैसा आपका एक दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो फायदा क्या है? थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप वो फंड परचेज करो जहां पर आपकी निगाहें ऑलरेडी सब कुछ सामने रहे। आपने एक फंड लिया है, मान लो 50 अगर स्टॉक्स है तो आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ वहां पे शो होता रहे। अब फंड ऑफ फंड का लॉजिक क्या है कि अगर आपने एक फंड में पैसे अगर डाले हैं उसके अंदर भी एक फंड है जहां पर पैसा आपका लगाया जा रहा है। इवन अगर आप उनके एक्सपेंस रेशियो भी अगर चेक करेंगे तो मैंने काफी ऐसे फंड देखे हैं फंड ऑफ फंड के अंदर भी, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी लगभग काफी ज्यादा होते हैं। तो ट्राई ये करिए कि अगर आप कोई भी अगर फंड परचेज करो तो एक ऐसा फंड लो जहां पर आपका पैसा एक फंड में जा रहा हो और पूरा आपके सामने ट्रैक वगैरह रिकॉर्ड सब कुछ रहे। रिकॉर्ड फंड ऑफ फंड के अंदर भी रहता है, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फंड में लगा रहे हैं वो पैसा फिर एक और फंड के अंदर लगाया जा रहा है तो इट्स नॉट बेटर। यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत हाई जा रहा है और रिटर्न का चांस भी लगभग उतना ही आ रहा है जो नॉर्मल आपको फंड्स के अंदर मिलता है। तो ट्राई करिए कि जो फंड ऑफ फंड वाला स्कीम है
इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। थर्ड जो मेरे पास में लास्ट ऑप्शन है इस टाइम म्यूचुअल फंड के अंदर, वो है आपके लिए सेक्टोरियल फंड का ऑप्शन। आज की डेट में अगर आप इंडिया में देखोगे मल्टीपल एनएफओस आते रहते हैं, हर महीने में 4, 5, 10 एनएफओ आते हैं, और मल्टीपल पुराने फंड भी हैं जो सेक्टोरियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सेक्टोरियल मतलब ये होता है कि एक सेक्टोरियल मतलब एक सेक्टर में पैसा लग रहा है आपका। जैसे अगर मान लो मैंने कोई एक फंड परचेज किया है तो उसके पास में 15 सेक्टर है, 20 सेक्टर है, और सेक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपका पैसा उसी एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे टाटा का भी एक टूरिज्म फंड का हमने रिव्यू किया था, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका पैसा टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे मान लो कोई आईटी का फंड है, राइट, तो मल्टीपल टाइप के फंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फंड, सेक्टोरियल फंड, जहां पर आपका पैसा सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। अगर आपने आईटी वाला लिया है तो आईटी में जाएगा, अगर आपने फार्मा का लिया तो फार्मा में जाएगा, अगर आपने ट्रैवल का लिया तो ट्रैवल वाले में जाएगा। तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्यों अवॉइड करिए? क्योंकि अगर ये सेक्टर अगर मान लो रिटर्न बढ़िया अगर प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है ग्रोथ आपको काफी बढ़िया बना के दे भी दें, लेकिन जब ये गिरने पर आएंगे तो हो सकता है कि रिटर्न काफी लूज भी कर देंगे आपका ये। जैसे अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के टाइम पे क्या हुआ रहा कि ऐसे मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल सेक्टर हैं जो काफी तेजी में नीचे गिरे थे ड्यू टू लॉकडाउन और पेंडेमिक हम कह सकते हैं उसको। खासकर काफी लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया हुआ, टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी में पिटा था उस टाइम पे। सेक्टर बहुत सारे गिरे थे, लेकिन टूरिज्म की बात करें तो मल्टीपल सेक्टर जो है टूरिज्म के अंदर वो बंद भी हो गई थी काफी कंपनियां, और वो बिजनेस काफी हद तक नीचे गिर चुका था कोविड के टाइम, बिकॉज लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ट्रैवल वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था, तो टूरिज्म कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। अब किसी ने भी अगर मान लो पैसा टूरिज्म फंड में लगाया होगा जहां पर उसका पैसा टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अब अंदाजा लगाइए कि क्या उसको रिटर्न अच्छे खासे मिले होंगे। इवन थोड़ा बहुत उसने अगर रिटर्न अच्छा बनाया भी होगा तो कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिटर्न उसने लूज भी कर दिया होगा। तो दैट इज द मेन थिंग। तो इन सेक्टोरियल फंड के अंदर घाटा ये होता है कि अगर अपना पैसा आप उन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो सेक्टर परफॉर्म कर गए तो रिटर्न काफी अच्छा खासा बन सकता है, लेकिन अगर परफॉर्म अगर नहीं करेंगे तो रिटर्न के चांसेस काफी ज्यादा कम हो सकते हैं एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, या फिर पैसा माइनस के अंदर भी आपका हो सकता है। तो ट्राई करिए कि आप कोई ऐसा फंड परचेज करिए मार्केट में जहां पर आपका पैसा एटलीस्ट 10-15 सेक्टर में लगे। फाइनेंस, आईटी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट, कुछ मल्टीपल सेक्टर रहने से फायदा ये होता है कि अगर मान लो कुछ सेक्टर हैं जो परफॉर्म अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर मान लो फाइनेंस परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, तो और सेक्टर से रिकवरी हो जाएगी। करेक्ट? तो ट्राई करिए कि जो 3 फंड्स मैंने आपको बताए हैं इनको अवॉइड करिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले, क्योंकि अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर ये 3 फंड्स आप अगर परचेज करोगे तो थोड़ा बहुत रिटर्न का चांस डगमगा सकता है। सेक्टोरियल में क्या रीजन है, डेप्ट में क्या रीजन है, और जो मैंने फंड टू फंड की बात करी उनमें क्या रीजन है, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ अगर डाउट रहते हैं मन में आपके इन तीनों के रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कौन से फंड्स को परचेज कर रखा है, अभी क्या रिटर्न्स वगैरह चल रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर के। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस पर नए हैं चैनल पे, ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।